नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेकर आए हैं। एम्स नॉर्सेट ईएसआईसी जीएमसीएच पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सोल्व करने वाले विद्यार्थी आप लोगों से गुजारिश फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जहां पे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू की और सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनली। तो शुरू करते हैं इस एमसीक्यू सेशन को। लाइक शेयर जरूर करें और इसके अलावा प्ले स्टोर पे जाके टाइप करें नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप दिखेगा आपको, ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और इंपॉर्टेंट रिव्यू लिख दीजिए। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ये ऐप आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार बनेगा फ्यूचर ऑनलाइन क्लासरूम स्टडी के लिए। वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और एम्स नॉर्सेट की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है इस ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगी। तो ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल ना भूले। मैं शुरू करता हूँ एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की और आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। ध्यान से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हेन द साइनी पोर्शन ऑफ द प्लासेंटा कम्स आउट फर्स्ट इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। बेबी के डिलीवरी होती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में और उसके बाद में प्लासेंटा की डिलीवरी होती है और प्लासेंटा की डिलीवरी होती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जब प्लासेंटा डिलीवर होता है तो उसकी दो मैकेनिज्म होती है। एक मैकेनिज्म होती है डंकन मैकेनिज्म और दूसरी होती है स्लज्ड मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वो कौन सी मैकेनिज्म है जिसमें साइनी पोर्शन प्लासेंटा के जो है वो पहले बार आता है, वो मैकेनिज्म कौन सी है। फर्स्ट है मार्मेट्स, सेकंड है रिटियंस, थर्ड है डंकन, फोर्थ है सल्च। विच मैकेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल कि वहां पे प्लासेंटा का साइनी पोर्शन पहले बाहर आता है। साइनी पोर्शन ऑफ प्लासेंटा कम्स आउट फर्स्ट, कौन सी मैकेनिज्म रहेगी। मार्मेट्स, रिटजेन, डंकन, स्लज। फटाफट से जवाब लिखिएगा। विच मैकेनिज्म, जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है। समझते हैं दोनों मैकेनिज्म को। देखो ये मार्मेट्स और रिटजेंस तो नहीं है, ये डंकन और स्लज में से है और जिसमें प्लासेंटा का साइनी पोर्शन, एस फॉर साइनी, एस फॉर स्लज, तो साइनी पोर्शन पहले बार आता है वो फीटल सरफेस है और स्लज मैकेनिज्म कहलाती है। तो यहाँ तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी, दैट इज स्लज मैकेनिज्म। जितने भी लोगों ने डी आंसर दिया वो करेक्ट है। जिन्होंने डी नहीं दिया अपने आंसर जरूर करेक्ट करें। डी इज द करेक्ट वन, इट्स स्लज मैकेनिज्म। और अगर रफ सरफेस पहले बार आती है तो उसको डंकन सरफेस, डंकन मैकेनिज्म कहते हैं, जिसमें रफ पार्ट बार पहले आता है। फर्स्ट जो आउट पार्ट होता है वो रफ पार्ट होता है और वो अगर साइनी पार्ट हो तो इसको स्लज मैकेनिज्म के नाम से हम जानते हैं। अब हम समझते हैं इन मैकेनिज्म को इस एक छोटी सी इमेज के द्वारा कि ये मैकेनिज्म क्या होती है और कैसे ये काम करती है। तो देखिएगा, एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा जो रहता है वो दो मैकेनिज्म से है। एक मैकेनिज्म यहाँ पे क्या दी हुई है, स्लज मैकेनिज्म, और दूसरी मैकेनिज्म कौन सी है, क्या स्लज, दूसरी है डंकन मैकेनिज्म। दो मैकेनिज्म दी हुई है। अब जो स्लज मैकेनिज्म है और एक मैकेनिज्म को हमने यहाँ पे लिखा है डंकन मैकेनिज्म। तो जो डंकन मैकेनिज्म है इसमें तो आप देख सकते हो पिक्चर में प्लासेंटा का रफ पार्ट आपको बाहर दिख रहा है पहले, रफ। तो अगर रफ सरफेस फर्स्ट कम आउट होती है, ये मैकेनिज्म तो है स्लज मैकेनिज्म, डंकन मैकेनिज्म। और स्लज मैकेनिज्म जो होती है उसके अंदर जो साइनी सरफेस है, ये प्लासेंटा की साइनी सरफेस है, तो साइनी सरफेस जो है वो पहले बार आती है, तो इस मैकेनिज्म को हम कौन सी मैकेनिज्म कहते हैं, स्लज मैकेनिज्म। क्वेश्चन आपको साइनी सरफेस का पूछा तो जवाब क्या रहेगा, स्लज मैकेनिज्म, है ना। अगर साइनी हो तो स्लज मैकेनिज्म और अगर रफ हो तो डंकन मैकेनिज्म। डंकन मैकेनिज्म तब होती है जब प्लासेंटा का रफ पार्ट जो होता है वो पहले बाहर आता है ना, ये रफ है देखिएगा, और ये साइनी सरफेस है। समझ रहे हो बात को, ये फीटल सरफेस मानी जाती है। जो साइनी सरफेस होती है वो कौन सी होती है, फीटल सरफेस, और जो रफ सरफेस होती है वो कौन सी होती है, मैटरनल सरफेस। कौन सी होती है, मैटरनल सरफेस। तो मैटरनल सरफेस जो होती है वो रफ होती है, डंकन मैकेनिज्म कहलाती है, और स्लज मैकेनिज्म जो है वो साइनी सरफेस। ये प्लासेंटा के एक्सपल्जन का तरीका था, बात इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, एक और वहां पे था मार्मेट टेक्निक। मार्मेट टेक्निक क्या होती है, तो एम्पोर, मार्मेट और एम्पोर मैनुअल। तो मार्मेट टेक्निक वो है जिससे मैनुअल मिल्क का एक्सप्रेशन करती है मदर, ताकि इसके आउटपुट को बढ़ाया जाए। अगर मदर अपने ब्रेस्ट को कंप्रेस करके मैनुअली मिल्क को एक्सप्रेस करवाती है, बाहर निकालती है, एक्सप्रेस आउट करवाती है, तो इस टेक्निक को मार्मेट टेक्निक के नाम से हम जानते हैं। तो प्लासेंटा की सेपरेशन की दो टेक्निक है, स्लज और डंकन।
मार्मेट टेक्निक जो है ऑप्शन में है, इसका मतलब होता है वो टेक्निक जिससे मैनुअल मिल्क को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस आउट कराते हैं। और अगला एक इंपॉर्टेंट था जो है जो रम्बेट मैकेनिज्म है, उसमें क्या होता है कि वी आस्क द वुमन टू पांट टू गिव ओनली स्मॉल पुशेज विद कॉन्ट्रैक्शन एज द बेबी हेड डिलीवर। जैसे हेड का डिलीवर हो, हम लेडी को जो है कॉन्ट्रैक्शन कर होते हैं तब पुश करने का या बियर डाउन करने का कहते हैं, इसको अपन बियर डाउन भी कहते हैं। तो उसको बियर डाउन के लिए कहते हैं, पुश करने के लिए कहते हैं। जैसे आपने पुश करने का कहा, हेड का डिलीवर हो रहा है तो कंट्रोल बर्थ ऑफ द हेड, प्लेस द फिंगर ऑफ वन हैंड अगेंस्ट द बेबीज हेड टू कीप इट फ्लेक्शन बैंड। एक फिंगर जो है बेबी के हेड पे रखते हैं ताकि उसकी फ्लेक्शन बैंड जो है उसको बनाए रखे। और दूसरा जो हाथ होता है, ये जो सेकंड हैंड है, पहले हैंड से तो हमने दिया बच्चे की नेक को सपोर्ट, और ये जो दूसरा हैंड है, इस दूसरे हैंड से कंटिन्यू पेरिनियम को सपोर्ट देते हैं ताकि पेरिनियम की टीयरिंग ना हो। ये रम्बेट मैकेनिज्म कहलाती है ना। तो मार्मेट टेक्निक, रम्बेट, स्लज, डंकन, ये सारे टर्म आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए और पिक्चर से आप इनको क्लियर कर सकते हैं कि ये क्या टेक्निक होती है। एक में पेरिनियम को सपोर्ट देते हैं, मार्मेट के अंदर मिल्क को मैनुअली एक्सप्रेस करते हैं, स्लज मैकेनिज्म में साइनी सरफेस का पहले एक्सपेल आउट होता है, और डंकन मैकेनिज्म के अंदर रफ सरफेस जो है वो पहले बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होती है। चारों बातें आपको याद रखनी है, प्लासेंटा की डिलीवरी से संबंधित, मिल्क एक्सप्रेशन से संबंधित और बेबी डिलीवरी के दौरान पेरिनियम को सपोर्ट देने की टेक्निक। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हेन द बेबीज हेड इज आउट, जब बच्चे का हेड जो है वो आउट हो गया है, द इमीडिएट एक्शन ऑफ द नर्स इज, जब बच्चे का हेड बाहर आ जाता है तो अगला नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, वाइप द बेबीज फेस एंड सक्शन माउथ फर्स्ट, चेक इफ देयर इज ए कॉर्ड कोइल्ड अराउंड द नेक, डिलीवर द एंटीरियर शोल्डर। क्वेश्चन आपको पूछा है कि जब बच्चे का हेड बाहर आ जाता है तो इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा एज ए नर्स आपका, कौन सा एक्शन इमीडिएट एक्शन है? कि आप वहां पे अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे, आप वहां पे बच्चे के फेस को वाइप करेंगे और माउथ का सक्शन करेंगे, आप वहां पे कॉर्ड उसके नेक के अराउंड तो नहीं है ये चेक करेंगे, या आप एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी का देखेंगे। क्या आप काम सबसे पहले करेंगे जब बच्चे का हेड आउट हो गया है? अगला नर्सिंग एक्शन, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? जवाब लिखिएगा, अगला नर्सिंग एक्शन, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन कौन सा रहेगा? जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, यस बिल्कुल सही, करेक्ट है। जब हेड आउट हो जाता है तो सबसे पहले नेक के अराउंड जो कॉर्ड है उसको चेक करो, अगर वो कोइल्ड है तो वो हटाना सबसे पहला काम। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जब हेड डिलीवर हो जाता है तो सबसे पहला काम अपना रहेगा कि नेक के अराउंड जो कॉर्ड है उसको, कोइल कॉर्ड को जो है आपको क्या करना है, हटाना है, चेक करना है, अगर है तो उसको हटाना है। इससे जो है फिटोमेटर्नल इंसफिशियंसी यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशियंसी होगी, बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है अगर नेक के अराउंड कोड है तो नोड नेक अराउंड कोड जो है उस कोइल को सबसे पहले वहां से आपको क्या करना है, चेक करना है, और अगर है तो उसको रिमूव करना है। ये सबसे प्रायरी नर्सिंग एक्शन होगा हेड की डिलीवर होते ही। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत सही जवाब लिखे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब लिखिएगा, क्योंकि चारों मैकेनिज्म के बारे में हमने जो है क्वेश्चन में अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिलीवरी द बेबीज हेड द नर्स सपोर्ट द मदर्स पेरिनियम टू प्रिवेंट ए टीयर, दिस टेक्निक इज कॉल्ड। अभी हमने चारों टेक्निक की बात की, मामेट, रिजेन, डंकन, स्लूज, और सवाल कह रहा है कि बेबी के हेड के डिलीवर होने के दौरान पेरिनियम को हैंड के द्वारा आपने सपोर्ट दिया, तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? तो देखिएगा, ये जो दो टेक्निक दी हुई है, डंकन और स्लूज, ये टेक्निक तो प्लासेंटा की डिलीवरी की है। ये टेक्निक तो कैसी है? प्लासेंटा के डिलीवर होने की। और हमने अभी पढ़ा कि अगर प्लासेंटा साइनी सरफेस से पहले डिलीवर हो रहा है, साइनी मतलब फीटल सरफेस, तब तो वो कौन सा मैनुअर है? स्लूज मैनुअर है। और डंकन के अंदर जो है रफ सरफेस अगर पहले डिलीवर हो रहा है, जो कौन सी सरफेस है? मैटरनल सरफेस। कौन सी सरफेस है? मैटरनल। तो इसको डंकन मैनुअर बोला। तो एक हो गया डंकन और एक हो गया स्लूज। ये दोनों तो प्लासेंटा के डिलीवरी के मैनुअर है, और साइनी फर्स्ट तो स्लूज और रफ फर्स्ट तो डंकन। ये दो बातें तो क्लियर है यहाँ से। एक है मामेट, जिसको हमने बोला मैनुअल मिल्क एक्सप्रेशन, मैनुअल विद द हैंड मिल्क जो है उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो इसको मामेट टेक्निक के नाम से हम जानते हैं। मैनुअली मिल्क को एक्सप्रेस करना मामेट टेक्निक कहलाती है। तो
ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों तो खोटे हो गए, ये जवाब नहीं बन सकते। तो एक ही रहा रिडजन टेक्निक। और रिडजन टेक्निक में हमने अभी डिस्कस किया था कि इस टेक्निक के अंदर क्या करते हैं कि बच्चे का एक हाथ से अंगुली से फिंगर से हेड को सपोर्ट करके दूसरे हैंड से पेरिनियम को सपोर्ट देते हैं और ये टेक्निक रिडजन टेक्निक कहलाती है। अगर अपन पिक्चर से समझे तो दिस इज द रिडजन टेक्निक। और रिडजन टेक्निक में हमने वहां पे बात किया, क्या बात किया कि इस टेक्निक के दौरान क्या करते हैं, इस टेक्निक के दौरान वुमन जो है वो पांट करती है, जब उसमें कॉन्ट्रेक्शन आते हैं तो उस समय वो बियर डाउन करती है। हमने बोला ये क्या करती है, बियर डाउन, पांट करना या बियर डाउन करना विथ ओपनिंग ऑफ द माउथ, बियर डाउन करती है। कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो मदर जो है वो अपना प्रेशर क्रिएट करती है लोअर की डाउन, इसको बियर डाउन कहते हैं। और उस दौरान हम जो बर्थ को कंट्रोल करने के लिए हम हेड को प्लेस करते हैं फिंगर से, या आपने फिंगर से देखिएगा ये बच्चे के हेड के ऊपर फिंगर को प्लेस किया और दूसरा हैंड जो है उस हैंड से आपने पेरिनियम को सपोर्ट दिया, जेंटल सपोर्ट दिया किसको, पेरिनियम को, बेबी का हेड डिलीवर होते समय, ताकि इस पेरिनियम वाले एरिया के अंदर क्या नहीं हो, टीयरिंग नहीं हो, क्या ना हो, टीयर ना हो। इसके लिए आपने एक हाथ से पेरिनियम को सपोर्ट दिया, एक हाथ से हेड को सपोर्ट दिया और अब बच्चे का डिलीवर हो रहा है। इस मैकेनिज्म को हम कौन सी मैकेनिज्म बोलते हैं, रिडजन टेक्निक। तो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज रिडजन टेक्निक। ये जो टेक्निक है ये टेक्निक क्या कहलाएगी, रिडजन टेक्निक। तो बी इज द करेक्ट वन, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक, याद रखिएगा। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। द बेसिक डिलीवरी सेट, जो बेसिक डिलीवरी सेट होता है फॉर द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इंक्लूडिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल्स एक्सेप्ट वन। जो डिलीवरी के बेसिक डिलीवरी सेट होते हैं उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट और आर्टिकल होते हैं, एक को छोड़ के। पहला लिखा हुआ है 2 क्लैंप, 2 क्लैंप होंगे। दूसरा लिखा हुआ पेयर ऑफ सीजर, सीजर का जोड़ा होगा, मतलब सीजर होगी। किडनी बेसिन, किडनी ट्रे होगी, बेसिन बोलो या ट्रे। रिट्रैक्टर, रिट्रैक्टर होंगे। सवाल ने पूछा है जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के दौरान जो डिलीवरी किट होता है, डिलीवरी सेट होता है, उसमें सब होते हैं इंस्ट्रूमेंट एक को छोड़ के, तो कौन सा नहीं होगा। 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट दिए हुए, सारे होंगे, एक नहीं होगा। तो आपको ये पूछा गया है कि कौन सा नहीं होगा, तो नहीं होने वाले का आपको पता करना है। जो होगा वो तो ठीक है, जो नहीं होगा उसके बारे में आपको बताना है कौन सा नहीं होगा। जवाब लिखिएगा, 2 क्लैंप, पेयर ऑफ सीजर, किडनी बेसिन, रिट्रैक्टर। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की। हम एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे और फिर जवाब ढूंढते हैं। पहला लिखा हुआ है 2 क्लैंप, तो कोई भी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है तो ये क्लैंप होता है ना। और अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करने के लिए इनको काम में लेते हैं। और हम पढ़ते हैं कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, एक तो वो बच्चे के अम्बिलिकस प्लासेंटा से अटैच होती है और दूसरी वो बच्चे के अम्बिलिकस से अटैच होती है। जो बच्चे के अम्बिलिकस वाला साइड है, ये बेबी वाला साइड है, इस बेबी के अम्बिलिकस से हम 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक क्लैंप लगाते हैं। 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक क्लैंप लगाते हैं। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है बेबी के अम्बिलिकस से, ये डिस्टेंस जो है ये 5 सेंटीमीटर का है। दूसरा क्लैंप हम लगाएंगे इसके बीचों बीच, जो 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहेगा। 2.5 इधर रह जाएगा, 2.5 इधर रह जाएगा, बीचों बीच हमने सेकंड क्लैंप लगाना है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड क्लैंप और फर्स्ट क्लैंप और सेकंड क्लैंप है, इसको बीचों बीच से कट करेंगे। तो यहां से हम कट कर देंगे, है ना। तो बेबी के अम्बिलिकस से 5 पे पहला क्लैंप, 2.5 पे दूसरा क्लैंप, और अब 2.5 और 5 जो है उनके बीचों बीच वाला जो है वहां से हम कट कर देंगे। तो 2.5 सेंटीमीटर ये बेबी के साइड में, और इस 2.5 को बीचों बीच से किया तो 1.25 इधर से, तो 1.25 और प्लस 2.5 सेंटीमीटर बच्चे के साइड में, तो टोटल 3.75 सेंटीमीटर का अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बच्चे की बॉडी से अटैच में रहता है और वो ड्राई होके अपना आप जो है वहां पे गिर जाता है। तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में क्लैंप तो आपको चाहिएगा, इसलिए ऑप्शन ए तो यहां नहीं बन सकता क्योंकि क्लैंप करना होता है, क्लैंप करना होता है, तो ये आंसर तो नहीं बनेगा, है ना, ये तो होता है। दूसरा है पेयर ऑफ सीजर, तो ये पेयर ऑफ सीजर है और इसको अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर, कॉर्ड कटिंग सीजर। और ये कॉर्ड कटिंग सीजर जो है वो यूज किया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने में, और एपिजोटोमी में भी इसका काम ले सकते हैं ना। एपिजोटोमी सीजर हालांकि थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, एपिजोटोमी सीजर जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन हाँ अम्बिलिकल कॉर्ड को अगर आप क्लैंप करेंगे तो क्लैंप करने के लिए एपिजोटोमी सीजर का पिक्चर कुछ इस तरीके का होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप से क्लैंप करेंगे तो कट भी करना पड़ेगा, तो कॉर्ड कटिंग सीजर जो है वो इस तरीके का रहेगा,
तो ये भी वहां पे काम में लिया जाता है। तो इसका मतलब पेयर ऑफ सीजर भी चाहिएगा। और इसके अलावा एक है किडनी बेसिन, तो किडनी आपको वहां चाहिए वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए, है ना, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको इकट्ठा करने का है, तो ये भी चाहिए। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी नहीं बन सकते, क्योंकि तीनों ही इंस्ट्रूमेंट जो है, तीनों ही आर्टिकल्स जो है वो डिलीवरी किट के अंदर, डिलीवरी सेट के अंदर इंक्लूड होते हैं। पर रिट्रैक्टर जो है वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में नहीं चाहिए होता है। तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के किट में रिट्रैक्टर का कोई रोल नहीं है। रिट्रैक्टर इज यूजेज ड्यूरिंग दी abnormal डिलीवरी और ड्यूरिंग दी वी कैन से लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, इस तरह के कंपोनेंट में रिट्रैक्टर की जरूरत होती है। तो आपको पिक्चर है क्लियर होनी चाहिए, ये क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, इमेज बेस्ड के क्वेश्चन बनेंगे। इसी तरीके के मजेदार क्वेश्चन हम लगातार यहाँ डिस्कस करते रहेंगे। इसी तरीके के इमेज बेस्ड के एमसीक्यू जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पे, तो इंतजार किस बात का है, ऐप को आज इंस्टॉल कर दीजिए और सेटिंग में जाके आपको रेटिंग दे दीजिए, प्ले स्टोर पे जाके टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप आपको वहां पे मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है, जरूर इंस्टॉल करें और एक बेहतरीन भविष्य की जर्नी शुरू कर दीजिए टीम नोवल के संग। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत मददगार होने वाले हैं फ्यूचर एग्जाम्स के अंदर। तो सभी क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल जोर दीजिएगा। मैं आगे लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है एज सून एज द प्लासेंटा इज डिलीवर्ड द नर्स मस्ट डू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। जैसे ही प्लासेंटा डिलीवर हो गया, अगला नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए। देखो सिचुएशन जैसी दी हुई है, जवाब उसके अनुसार देना आपको, तब आप ज्यादा लंबा और अच्छा और सही जवाब दे पाएंगे। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है इंस्पेक्ट द प्लासेंटा फॉर कंप्लीटनेस इंक्लूडिंग द मेम्ब्रेन। सेकंड है प्लेस द प्लासेंटा इन ए रिसेप्टर्स फॉर डिस्पोजल। थर्ड कह रहा है लेबल द प्लासेंटा प्रॉपरली। लास्ट है लीव द प्लासेंटा इन द किडनी बेसिन फॉर द नर्सिंग एड टू डिस्पोज प्रॉपरली। 4 तरीके के ऑप्शन लिखे हुए। आपको बोला जा रहा है कि जैसे ही प्लासेंटा डिलीवर होता है, नर्स जो है वो क्या करेगी, कौन सा एक्शन लेगी, अगला एक्शन नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा जैसे ही प्लासेंटा डिलीवर हो जाता है। फटाफट से जवाब लिखिएगा, अगला नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए, अगला नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए प्लासेंटा के डिलीवर होते ही। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। प्लासेंटा के डिलीवर होती अगला इंपॉर्टेंट एक्शन है कि आपको क्या करना है। हमेशा हमेशा पहला इंपॉर्टेंट एक्शन तो असेसमेंट ही होता है। 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया हुआ असेसमेंट का, दैट इज इंस्पेक्शन ऑफ द प्लासेंटा, कंप्लीटनेस की पूरा प्लासेंटा बाहर आया या नहीं आया मेम्ब्रेन के साथ, इंक्लूडिंग द मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला एक्शन यही है कि आप ये चेक करो कि कंप्लीट प्लासेंटा बाहर की तरफ आया या नहीं आया। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कंप्लीटनेस आपको चेक करनी है, मेम्ब्रेन को भी चेक करना है कि वो कंप्लीट डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगर अपन पिक्चर से देखें तो चेक प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन फॉर द कंप्लीटनेस एंड नॉर्मलिटी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज यही है कि प्लासेंटा को चेक करो, उसकी मेम्ब्रेन को चेक करो, पूरा प्लासेंटा के कोटिलिडोन वगैरह चेक करो, उसके सारे नॉर्मलिटी के बारे में चेक करो, उसका कलर चेक करो, सब चीजें चेक करो। तो पहला चेक करने का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्लासेंटा के डिलीवर होती है उसके कंप्लीटनेस को देखो, नॉर्मलिटी को देखो, मेम्ब्रेन को देखो। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क है प्लासेंटा के डिलीवर होते ही। ये प्लासेंटा डिलीवर होता है 3rd स्टेज ऑफ लेबर में, बेबी डिलीवर होता है 2nd स्टेज ऑफ लेबर में, और 1st स्टेज ऑफ लेबर जो होता है वो सर्वाइकल डायलेटेशन का स्टेज होता है। तो अलग अलग वेराइटी ऑफ स्टेज वहां पे रहती है और ये लेबर का प्रोसेस है और इसी प्रोसेस से लेबर जो है वो प्रोसीड करता है। बात समझ में आई तो बोले यस। और अगर आप चाहते हैं नॉर्सेट 2021 क्रैक करना, चाहते हैं एग्जाम की खोपड़िया में छेद करना, अगर आपने ठान लिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है राजू सर के नाम से ये यूट्यूब चैनल। बने हुए रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, मदद करिए और स्मार्ट स्टडी करिए। स्मार्ट स्टडी, कंसेप्चुअल स्टडी, इसी तरीके की स्टडी अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हैं तो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड आज ही कर लीजिए और ऐप के ऊपर जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑनलाइन स्टडी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आगे लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसेप्चुअल स्टडी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नॉर्सेट 2021 की खोपड़िया के अंदर छेद करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन वेजाइनल डिलीवरी डन इन द हॉस्पिटल सेटिंग द डॉक्टर रूटीनली ऑर्डर ऑक्सीटोसिन टू बी गिवन टू द मदर पेरेंटली।
नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई हॉस्पिटल सेटिंग में और डॉक्टर ने रूटीनली ऑर्डर किया कि ऑक्सीटोसिन दिया जाए मदर को आईवी, पेरेंटरली मतलब इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर जो भी है, रेदर देन एंट्रल जो है वो पेरेंटल रूट कहलाता है। और पेरेंटल रूट के अंदर 4 रूट आते हैं, आईवी आता है, आईएम आता है, सबक्यूटेनियस आता है, इंट्राडर्मल आता है, ऐसे 4 रूट आते हैं पेरेंटल रूट के अंदर। द ऑक्सीटोसिन इज यूजुअली गिवन आफ्टर द प्लासेंटा हैज बीन डिलीवर्ड, प्लासेंटा के डिलीवर होने के बाद में ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, नॉट बिफोर, बिकॉज मतलब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर जब बेबी डिलीवर हो जाता है, प्लासेंटा डिलीवर हो जाता है, उसके बाद में ऑक्सीटोसिन देते हैं, पहले नहीं देते। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि ऑक्सीटोसिन पहले क्यों नहीं देते, ये हम नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं। हाँ, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए भी देते हैं, हम उसकी बात नहीं करें, हम नॉर्मल वेजाइनल रूटीन डिलीवरी की बात करें तो रूटीनली ऑर्डर ऐसा दिया जाता है कि भाई बच्चा बाहर आ गया, प्लासेंटा बाहर आ गई, अब ऑक्सीटोसिन लगा दो, आइदर आईएम और आईवी। तो ये ऐसा क्यों करता है कि प्लासेंटा के डिलीवर होने के बाद में लगाते हैं, पहले क्यों नहीं लगाते, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑक्सीटोसिन विल प्रिवेंट ब्लीडिंग, ऑक्सीटोसिन कैन मेक द सर्विक्स क्लोज एंड द स्ट्रैप द प्लासेंटा इनसाइड, ऑक्सीटोसिन विल फैसिलिटेट प्लासेंटल डिलीवरी, गिविंग ऑक्सीटोसिन विल एंश्योर कंप्लीट डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा। कह रहा है कि पहला कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन जो है वो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करेगा, दूसरा ऑक्सीटोसिन जो है वो सर्विक्स को क्लोज कर देगा ताकि प्लासेंटा अंदर ही ना रह जाए, ऑक्सीटोसिन जो है वो प्लासेंटल डिलीवरी को फैसिलिटेट करेगा, और गिविंग ऑक्सीजन विल एंश्योर कंप्लीट डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा, इसको देने से प्लासेंटा की पूरी डिलीवरी हो जाएगी। जवाब लिखिएगा विच इज द करेक्ट वन। तो देखिएगा ऑक्सीटोसिन ब्लीडिंग को प्रिवेंट नहीं करता है, प्रिवेंट करने के लिए मिथार्जिन देते हैं, तो ये तो खोटा जवाब हो गया, ए यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा। ऑक्सीटोसिन जो है वो प्लासेंटा की डिलीवरी को फैसिलिटेट नहीं करता है, इसलिए हम तो कह रहे हैं कि प्लासेंटा पहले डिलीवर हो जाए फिर दे ऑक्सीटोसिन, तो ये फैसिलिटेट मतलब प्लासेंटा की डिलीवरी को बढ़ावा नहीं देता है, ये भी खोटा जवाब है। और ऑक्सीटोसिन कंप्लीट प्लासेंटा की डिलीवरी हो जाए ये पर्पज भी नहीं है, मतलब ये भी सेम हुआ, सी और डी एक जैसा भाव दे रहा है कि प्लासेंटा की डिलीवरी को बढ़ावा देगा, जबकि ये प्लासेंटा की डिलीवरी में इसका कोई रोल नहीं है, ये भी खोटे हो गए। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि अगर आपने प्लासेंटा की डिलीवरी से पहले ऑक्सीटोसिन दिया तो इस सर्विक्स को बंद कर देगा, और सर्विक्स बंद हो जाएगा तो प्लासेंटा अंदर ही ट्रैप हो जाएगा, इसलिए हम इंतजार करते हैं कि साहब पहले प्लासेंटा डिलीवर हो जाए फिर हम लेडी को ऑक्सीटोसिन लगाएं। तो ऑक्सीटोसिन हमेशा प्लासेंटा की डिलीवरी होने के बाद में लगाते हैं, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी करेक्ट आंसर है कि पहले प्लासेंटा डिलीवर हो जाए फिर हम उसको ऑक्सीटोसिन लगाएं। बात पते की है, समझ में आई तो बोले यस। आगे लेके चलता हूं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा एक और कतई जहर क्वेश्चन लेके आया हूं और एग्जाम की खोपड़िया में छेद करने जैसा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भी, कि जो ग्रेविडो कार्डियक मदर है, मदर का नाम क्या है, ग्रेविडो कार्डियक, मतलब ग्रेविडा मतलब प्रेग्नेंट है और कार्डियक मतलब हार्ट की डिजीज भी है साथ में। द फर्स्ट 2 आवर्स पोस्टपार्टम के पहले 2 घंटे, जिसको हम 4th स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं, प्लासेंटा की डिलीवरी हो गई, अब 2 घंटे जो टाइम पीरियड चल रहा है वो 4th स्टेज वाली है। पर्टिकुलरली इन ए सिजेरियन सेक्शन इज ए क्रिटिकली पीरियड बिकॉज एट दिस स्टेज, मतलब जब लेडी ग्रेविडो कार्डियक मदर है और पहले 2 घंटे पोस्टपार्टम में सिजेरियन सेक्शन वाली लेडी कौन से क्रिटिकल पीरियड के अंदर है और क्यों है, क्या हो रहा है उस समय ऐसा कि उसका पीरियड क्रिटिकल है। पहला है there is a fluid shift from the placental circulation to the maternal circulation which can overload the compromised heart. Second बोला जा रहा है the maternal heart is already weak and the mother can die. Third बोला जा रहा है the delivery process is strenuous to the mother. And last बोला जा रहा है the mother is tired and weak which can distress the heart. 4 तरीके का ऑप्शन है। सवाल ने आपको पूछा है कि सिजेरियन सेक्शन जो है वो क्रिटिकल पीरियड के दौरान, तो पहले 2 घंटे में क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कार्डियक मदर के लिए। बात समझ में आई है तो जवाब देने की कोशिश करें, विच इज द करेक्ट वन। लास्ट ऑप्शन है द मदर इज टायर्ड एंड वीक विच कैन डिस्ट्रेस द हार्ट, इट्स रॉन्ग वन, ये कारण नहीं होता है पहले 2 घंटे में। दूसरा है द डिलीवरी प्रोसेस इज स्ट्रेनस टू द मदर, बात एक ही है, थकान वाला है, ये सी और डी सेम भाव दे रहा, तो ये जवाब खोटे हैं। मैटरनल, क्योंकि ये ज्यादातर होता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी मोड, लेडी का जो है वो सिजेरियन सेक्शन हुआ तो उसको इतना ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है, तो ये दोनों जवाब नहीं रहेंगे, ये नहीं हो सकते। द मैटरनल हार्ट इज ऑलरेडी वीक एंड मदर कैन डाई, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा ना हो इसलिए हमने सिजेरियन सेक्शन किया, तो बी सी और डी ये तीनों तो खोटे जवाब है। रिस्क क्या है कि वहां पे जो फ्लूइड है वो शिफ्ट हो जाएगा, जो प्लासेंटल सर्कुलेशन का फ्लूइड है मैटरनल सर्कुलेशन में जाएगा, हार्ट पहले से कॉम्प्रोमाइज है तो ओवरलोड हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि हार्ट पहले से कॉम्प्रोमाइज है, बीमारी वाला हार्ट है,
और ये फ्लूइड शिफ्ट होने की वजह से हार्ट ओवरलोड हो गया और कार्डियक ओवरलोड जो है उस लेडी में कार्डियक फेलियर का कारण बन सकता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फ्लूइड ओवरलोड होएगा क्योंकि प्लासेंटा वाला फ्लूइड कहाँ चला गया? मैटरनल सर्कुलेशन में, और लेडी जो है वो ग्रेविडो कार्डियक मदर है। बात समझ में आई तो बोले यस। और अगर कंटेंट समझ में आ रहा है, स्मार्ट स्टडी कुछ समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, कंसेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं आप, तो करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाके टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 5 स्टार रेटिंग का इस लोगो के साथ में एक ऐप दिखेगा आपको, इस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए। और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वहां पे आप फॉलो कर दीजिए टीम नोवल की इस ऐप को, क्योंकि इस ऐप पे आपको वो सब मिलने वाला है जो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए तैयार कर रहा है। और टेस्ट सीरीज नॉर्सेट 2021 के एग्जाम की खोपड़िया में छेद करने वाला वो कंटेंट ध्येय एकमात्र है टीम नोवल का कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस इंतजार किस बात का, आज ही जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल, कंसेप्चुअल स्टडी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस जो आपकी एग्जाम में सफलता का मुख्य सूत्रधार बनेगा, कारण बनेगा। तो बस इसी छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ में आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल ना भूले। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन बढ़िया और कंसेप्चुअल सुन पढ़ रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।